हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संसदीय अधिनियम। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 41 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक नहीं ले सकता है कि, बताइए, नहीं ले सकता है कि। इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो दो उत्तर सही हैं, ए और सी। ए और सी, कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था और कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ए और सी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक ले सकता है कि वह पीड़ित का ही जाति का है, जबकि विकल्प ए और सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता। ए और सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता। ए और सी, इस प्रश्न के दो उत्तर ए और सी सही है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर महाभियुक्त तभी चलाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। तो याद रखिएगा। 42, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। किस अवधि के कारावास से सजा से दंडित होगा? तो याद रखिएगा, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 31ZB के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से दंडनीय होगा। 43 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। बी ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(ख) में परिभाषित है, जबकि धारा 2(घ) विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में वे निर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, जबकि अन्य विकल्पों के कथन सही हैं। 44 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? सही जवाब है धारा 17, सी ऑप्शन।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सत्कर्ता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 45। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो धारा 18 ए ऑप्शन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपाय और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों या योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेसित करेगी। 46 है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो सही जवाब हो जाएगा 15 जून 2005 यानी सी ऑप्शन। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद के द्वारा पारित लोकसभा के द्वारा 11 मई 2005 को और राज्यसभा के द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन के बाद 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार विधिक अधिकार प्राप्त है या प्राप्त हो जाता है कि वह सार्वजनिक संस्थाओं से आवश्यक सूचना मांग सकेगा और न मिलने पर अपील कर सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। 47 है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था किस वर्ष? बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2005 यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 48 सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सूचना का जो अधिकार है इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ इसमें एक कथन सही है कि यह एक विधिक अधिकार है, सी ऑप्शन। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। 49 है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ये मूल अधिकार भी है 19(1) क के तहत। तो ए और बी यानी सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। सूचना का अधिकार 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसके मूल अधिकार में इसे निहित माना है। इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका सही जवाब होगा, लेकिन प्रश्न में यदि दो विकल्प चयनित करना हो तो विधिक अधिकार और मूल अधिकार ये दोनों सही हो जाएंगे। 50 नंबर है निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता यानी डी ऑप्शन, ए बी सी डी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये सभी शामिल हैं। 51 सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज की महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। कौन सा सही नहीं है? तो सही जवाब है इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार के गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज की महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्यों में शामिल नहीं है। 52 है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसे चुने जो प्रावधानित नहीं है। तो विशिष्ट रूप से जो विमुक्त है, कौन सा सही ऑप्शन है आपको बताना है। देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, डाउटफुल है। प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। विकल्प बी का स्पष्टीकरण जो है इस प्रकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के किसी लिए मतलब कि सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित अवधि मतलब कि या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। 53 है सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा धारा 12 डी ऑप्शन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से संबंधित उपबंध है। देखिए, यह धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। इस अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, धारा 19 में अपील तथा धारा 25 में मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना संबंधी उपबंध है। 54 है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? 54 सही जवाब क्या होगा? तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, सी ऑप्शन। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत शासित अगर बात करें तो शास्तियों का प्रावधान किया गया है, मतलब कि पेनाल्टीज का प्रावधान किया गया है। धारा 20 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि उनकी यह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्ति युक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया है या धारा 7(1) के अधीन निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है या सूचना देने से इनकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना के देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है सूचना दी जाती है 250 रुपए की जो है मतलब कि पेनाल्टीज अधिरोपित करेगा, किंतु ऐसी जो पेनाल्टीज है कुल रकम 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। 55 है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 2005 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट
देखिए, अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से मतलब कि अनधिक 10 से ज्यादा नहीं 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 56 से केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का या कितने उम्र तक होता है? तो देखिए, इसमें जो सही जवाब होना चाहिए नहीं है, डाउटफुल है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में किए गए संशोधन एवं तत्व संबंधी नियमों की अधिसूचना के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित कर दिया गया है, जबकि इससे पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, डी ऑप्शन। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के खंड 5 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। साथ ही धारा 15 के ही खंड 6 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, या किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा, या कोई कारोबार नहीं करेगा, या कोई वृत्ति नहीं करेगा। 58 मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो आरटीआई अधिनियम से, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1987 में अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन के, याद रखिए, जो ये संगठन था विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। ये जो संगठन था इसको किस रूप में जाना जाता है? तो सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और जन आंदोलन के रूप में। भारत में सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलनों की शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब MKS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 59 निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नमित शर्मा बनाम भारत संघ, यानी सी ऑप्शन। और ये 2005 से संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम, याद रखिएगा। 60 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण, इससे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सभी मीलों तक यात्रा करनी है। अभी जो है मतलब कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी तक मीलों यात्रा तय करना अभी मतलब कि जरूरी है। तो इनमें जो सही जवाब है आपको बताना है। ठीक, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है। अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 61 है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, ऑप्शन ए। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना का अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी के द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। 62
किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो सही जवाब है मद्रास उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा गया। इसने अपने महत्वपूर्ण फैसला में कहा था। मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के साथ इस भाग को हटा दिया। उक्त खंडपीठ ने न्यायमूर्ति एन पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। ठीक है, उल्लेखनीय कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संघर्ष करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 63 निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, डी ऑप्शन। विभाग या अभिकरण के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में शामिल है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। 64 है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र के अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है? नोडल एजेंसी है, सही जवाब है जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी डी ऑप्शन। देखिए, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी है। 65 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? कौन प्राधिकारी होगा? तो ग्राम सभा, डी ऑप्शन। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार, ठीक है, वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है। 66 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो बताइए सही जवाब क्या है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें पहला जो है कि स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, मतलब कि अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन जो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब, केवल पहला। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 67 है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी कब? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी, तो याद रखिएगा 2010 में, डी ऑप्शन। 68 है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो याद रखिएगा 90 दिनों के भीतर, डी ऑप्शन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है। 69
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो कथन सत्य नहीं है इसमें वह आपका इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। यह कथन सत्य नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था सार्वजनिक संस्थाओं, संगठनों, कंपनियों और तत्व संबंधी उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम याद रखिएगा, अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया है। 70 नंबर है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। सी ऑप्शन। मजदूरी संहिता 2019 में 4 श्रम अधिनियमों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को शामिल किया गया है। 71 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविदा अधिनियम 1870 सही नहीं है, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। 72 नंबर प्रश्न पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है 1908 में, तो ये सही नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में लाया गया था। 73 है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर क्या है? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी सही है। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, डी ऑप्शन। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 धर्मांतरित व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा के लिए था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 बंगाल सरकार का याद रखिएगा, बंगाल सरकार का अधिनियम था जिसने व्यापक किसान विद्रोह के प्रत्युत्तर में जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया था। आयु की सहमति, एज ऑफ कॉन्सेंट अधिनियम 1891 में पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए 1904 में लाया गया था। 74 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें जो सही है 3 युग्म मतलब कि दिए गए हैं। देखिए, इसमें 2 सही हैं, केवल 2, एक गलत है, 2 सही हैं। इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास जो 3 वर्ष का हो सकता है या जुर्माना या दोनों, मतलब कि दोनों रूप से दंडित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारों या संघ सशस्त्र बलों के सदस्यों के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना, अन्यथा उनके काम में हस्तक्षेप करना शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास जो 3 वर्षों तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आयुध अधिनियम 1959 में संशोधन कर हर्ष फायरिंग या अनुष्ठान परक गोली या गोली दागने को अपराध घोषित किया गया। संशोधित अधिनियम की धारा 25(9) के तहत हर्ष फायरिंग के अपराध के दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए तक की जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 75 है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट
कब बनाया गया था? 2005 में, सी ऑप्शन। आपदा प्रबंधन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भारत सरकार के द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन या इससे जुड़े अन्य मामलों के अधिनियम के लिए इस अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के लिए विधेयक राज्यसभा के द्वारा 28 नवंबर 2005 को और लोकसभा के द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया। 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह अधिनियमित हुआ था। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की व्यवस्थित संरचना का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। 76 भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में। 77 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। 78 लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1800 मतलब कि 97। तो दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 79 भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 1980 में, बी ऑप्शन। इसके बाद 80 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। इनमें कितने मतलब कि कथन सही हैं? तो देखिए, केवल 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। कौन कौन? भारत में संरक्षण, रिजर्व और समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र भारत के संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाते, जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों के बीच बफर जोन और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों को इन संरक्षित क्षेत्र जो एरिया है, इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों को पहली बार वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 33 के अनुसार मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी होता है। अतः कथन पहला सत्य है। किसी वन क्षेत्र को, जो वन क्षेत्र होता है, किसी वन क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद न तो वहां शिकार करने की अनुमति होती है और न ही वहां पर पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। जबकि कथन 4 असत्य है। ऐसे क्षेत्र में वहां का स्थानीय लोगों को गैर इमारती लकड़ी, वन उत्पाद और संग्रह करने की अनुमति होती है, इसलिए तीसरा कथन जो है सत्य है। इसके बाद 81 है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया? तो याद रखिएगा 2001 में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो राज्य निजी निगमों के आधार डेटा को जो है साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, दूसरा सही है। और इसके बाद चौथा भी सही है, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, दूसरा और चौथा सही है। उच्चतम न्यायालय ने 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय में उल्लेखित किया कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता।
यह निर्णय आधार विनियम मतलब कि 16 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराता है। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया कि भारत की संचित निधि से वित्तीय प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग विधि सम्मत है। 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही जवाब है, बताइए कौन सा सही जवाब है। 2 कथन है, कौन कौन से सही हैं? तो न तो पहला न तो दूसरा कथन सही है। दोनों कथन को एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के द्वारा प्रदत्त 12 अंकों की एक अद्वितीय संख्या है जो भारत के निवासियों को पहचान के लिए प्रदान की जाती है। इसके तहत आधार पहचान पत्र या संख्या प्राप्त करने के लिए भारतीय निवासियों को अपनी जनांकिकीय और बायोमेट्रिक सूचनाएं प्रदान करनी होती है। आधार अधिनियम 2016 के धारा 9 के अनुसार आधार केवल पहचान पत्र है। इसके आधार पर किसी नागरिकता या अधिवास का दावा नहीं किया जा सकता। आधार अधिनियम 2016 की धारा 23G के अनुसार आधार संख्या को नियमों के तहत जारीकर्ता प्राधिकरण के द्वारा निष्क्रिय या लुप्त भी किया जा सकता है। 84 ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता जो है धारा 4 के तहत है। धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता धारा 5 सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग किस धारा के अंतर्गत? धारा 6 और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन धारा 8। याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, स्किप कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 85 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, 3 कथन है। कौन कौन से कथन सही हैं? जो सही है आपको कमेंट में बताना है। एक बार पूरे कथन को एनालिसिस कर लीजिए और बताइए सही कथन कौन सा है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है। दूसरा क्या है कि RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो बी ऑप्शन। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उप धारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय के द्वारा विज्ञापन के द्वारा जारी करके अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2001 के अनुसार की जा सकती है। वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत है। 86 राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। आगे बढ़ते 87 भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच के लिए नमूने लेने का अधिकार है और उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 88 भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो को पॉज करके। 89 है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए सही नहीं है, डाउटफुल ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नकाल में जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता था जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था, परंतु वर्तमान के संदर्भ में प्रश्नगत सभी कथन सही हैं। तो उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या आप देखें और सही जवाब क्या होगा आपको तो समझ में आ ही गया होगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।